हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड सीएचओ का पेपर हुआ था उसका सोल्व आउट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके के नोटिफिकेशन को आपको तुरंत मिल सके और इसी तरीके के पेपर का सोल्यूशन मिल सके। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि द बेस्ट पोजीशन ऑफ एग्जामिनिंग द रेक्टम, रेक्टम को एग्जामिन करने की जो बेस्ट पोजीशन होती है कौन सी होगी? प्रोन है, सिम्स है, नीचेस्ट है, लिथोटोमी। तो बेस्ट पोजीशन होती है रेक्टम को एग्जामिन करने की वो नीचेस्ट पोजीशन होती है, बेस्ट पोजीशन होगी। अगर नीचेस्ट पोजीशन नहीं आती है तो उसमें सिम्स पोजीशन आप आंसर दे सकते हैं। तो नीचेस्ट पोजीशन द बेस्ट पोजीशन होगी, तो इसका आंसर होगा नंबर 1 पे फर्स्ट देखने को मिलेगा। इसमें आंसर है सी, नीचेस्ट पोजीशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, सेकंड नंबर के आंसर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेस रोल इन द हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ का प्रमोशन करने में क्या कौन सा रोल होता है? जो नर्सेज का रोल क्या होगा? तो नर्सेज का रोल होता है कि टीच करना है क्लाइंट को टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, की इफेक्टिव आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं हेल्थ का, तो उसके बारे में, उसके प्रमोशन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है उसके बारे में क्लाइंट को समझाना है, तो उसका हेल्थ प्रमोशन कर सकता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड नंबर पे आंसर है, क्वेश्चन है कि इसका Which of the following is not a parameter of Glasgow Coma Scale? जो अपन ने Glasgow Coma Scale देखा था उस क्लास में, उसके 3 EVM, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको याद रखना है। EVM से आप इसको याद रख सकते हैं, EV और M। E का मतलब होता है आई ओपनिंग, तो इसमें कौन सा नहीं होगा पूछा है, तो आई ओपनिंग होगा। V से वर्बल रेस्पॉन्स होगा और M से होता है मोटर रेस्पॉन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो C होगा। पिपिलरी रेस्पॉन्स होता है वो कभी भी आपके काउंट नहीं होता है, ग्लासगो कोमा स्केल में काउंट नहीं होगा। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्टेड होती है? तो बेल्स पाल्सी में जो अफेक्टेड होती है और वो नर्व होती है फर्स्ट नंबर पे ऑप्टिक है, वेगस है, फेशियल है या फिर डी? तो आंसर करके बताइए जल्दी से कमेंट में। तो फेशियल नर्व होती है वो आपकी अफेक्टेड होती है, बेल्स पाल्सी में फेशियल नर्व अफेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को डील कर लेते हैं। वेगस नर्व अफेक्टेड नहीं होगी, ऑल्फैक्टरी नहीं होती है, ऑप्टिक नहीं होती है, वह फेशियल नर्व होती है वो बेल्स पाल्सी में अफेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? तो माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली साइन कौन सा होता है? कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, टोसिस है, डिस्निया है, डिस्फेजिया या डिफिकल्ट फटिग इंप्रूविंग द इवनिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो, सॉरी, जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। टॉसिस होता है वो करेक्ट आंसर है इसका। टॉसिस, टॉसिस का मतलब होता है कि ड्रूलिंग ऑफ द आई लीड्स होती है, उसकी जो ड्रूलिंग होती है उसे टॉसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसको कुछ लोग पटोसिस कहते हैं, कुछ लोग टॉसिस कहते हैं, लेकिन आई का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ये यहाँ पर क्या होगा कि आई होती है, टॉसिस का मतलब होता है आईलिड्स की ड्रॉपिंग होती है, ड्रॉपिंग होगी आईलिड्स की, उसे टोसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो टोसिस होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द नर्स डू फर्स्ट व्हेन ए मेल क्लाइंट इज हैविंग टॉनिक क्लोनिक सीजर? अगर किसी को टॉनिक क्लोनिक सीजर आता है तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो क्या करना है, उसको प्रिवेंशन करना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है पर्सन को। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेस्टोरेंट कभी भी जब भी सीजर आता है तो उसमें रेस्टोरेंट करना नहीं होता है। हेड एलिवेट करते हैं वो किसमें करेंगे? जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उन पेशेंट में एलिवेट करते हैं हेड को। प्लेस ए टंग ब्लेड इन द माउथ में, प्लेस टंग ब्लेड नहीं डालते हैं उसमें, अगर डालना है तो माउथ गैग बना करके डालते हैं। कभी भी टंग ब्लेड को नहीं डाला जाता है क्योंकि वो इंजरी कर सकती है टंग को। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, टेक मेजर द प्रिवेंट, इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, तो इंजरी को प्रिवेंशन के लिए आप जो भी उपचार कर सकते हैं वो किया जाना है, यानी सेफ्टी मेजरमेंट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि एथलेट फुट इज कॉज्ड बाय? तो एथलेट फुट होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सी होगा, करेक्ट आंसर होगा फंगस से
एथलीट फुट होता है, फंगस के द्वारा होता है। सार्स स्टैंड फॉर, जो सार्स है वो स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं कि सार्स स्टैंड फॉर, तो सार्स स्टैंड करता है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS का मतलब होता है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 डील करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स के लिए कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो एड्स के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो क्वेश्चन का 9 का आंसर होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है एड्स का, जबकि एलाइजा होता है वो कंफर्मेटरी नहीं होता है। VDRL का मतलब होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी चेक, और सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, लेकिन जो एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरीके के जो भी आपके पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन के लिए आप क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की इंफ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर इज कॉल्ड द ओटाइटिस मीडिया। तो मिडिल ईयर का इंफ्लेमेशन होता है उसे ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है। मिडिल ईयर का इंफ्लेमेशन होगा ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना मैस्टोडाइटिस यानी मैस्टोइड का इंफ्लेमेशन, आइटिस जहां भी लगता है उसका मतलब होता है इंफ्लेमेशन, तो मैस्टोइडाइटिस का मैस्टोइड का इंफ्लेमेशन मैस्टोडाइटिस के नाम से जाना जाएगा। ओटाइटिस इंटरना होता है, इनर ईयर का इंफ्लेमेशन होता है, इंटरना कहलाएगा। एक्सटर्ना होता है आउटर ईयर का इंफ्लेमेशन होता है, उसे ओटाइटिस एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आएगा कि व्हाट इज द इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। जॉइंट का इंफ्लामेशन क्या कहलाता है। तो जॉइंट के इंफ्लामेशन को कहा जाता है अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है, यानी जॉइंट का इंफ्लामेशन होगा अर्थराइटिस होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी होगा। राइनाइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ द नेसल म्यूकोसा इज नोन एज राइनाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि जो वेन होती है वेन का इंफ्लामेशन होना फ्लेबाइटिस कहलाता है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज द सिस्टाइटिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा वीजिंग साउंड इज अस्थमैटिक पेशेंट में वीजिंग साउंड क्यों आता है, यानी कि वीजिंग साउंड क्यों आएगा। अस्थमैटिक पेशेंट की बात करें तो अस्थमैटिक पेशेंट में वीजिंग साउंड क्यों देखने को मिलता है। तो टैकीपनिया एंड टैकीकार्डिया के कारण मिलेगा क्या। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू नैरो पासवे। अब क्या होता है आपका अस्थमा में क्या होता है, जो नैरोविंग हो जाती है, जो एयर पासेज होते हैं उनकी नैरोविंग हो जाएगी, और जब नैरोविंग हो जाती है एयर पासेज की तो उसमें एयर की थ्रो होता है या एयर का मूवमेंट होता है, तो उसके दौरान उसमें व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर व्हीजिंग अगर सीवियर हो जाती है, यानी अगर अस्थमा अस्थमा की सीवियरिटी बढ़ती है तो व्हीजिंग साउंड क्या बढ़ी हुई आएगी, कम आएगी या पहले से बढ़ी हुई आएगी। तो उसमें आंसर देना होता है कि जब भी अस्थमा की सीवियरिटी बढ़ती है तो उसमें जो व्हीजिंग साउंड आती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उसका जो व्हीजिंग कम हुई है तो इसका मतलब है कि अस्थमा की सीवियरिटी बढ़ गई है। तो डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक, अब क्वेश्चन नंबर डील कर लेते हैं। 12 का आंसर आपको मिल चुका है। 12 का आंसर है डी होगा। मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द नैरो एयरवे की वजह से मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपको देखने को मिलता है व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, तो उसे पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा पल्स प्रेशर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बीच का प्रेशर का जो डिफरेंस होता है पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर है बी। पल्स डिफरेंस का मतलब होता है पल्स डेफिशिएट या पल्स डिफरेंस का मतलब होता है कि एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है पल्स डेफिशिएट के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 डील करते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है कि व्हाट इज द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है जिसके द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है? तो हेपेटाइटिस बी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है पेरेंटल रूट के द्वारा होता है, यानी कि आप निडल्स वगैरह यूज करते हैं इन्फेक्टेड आईवी यूजर्स में हो सकता है इन्फेक्टेड वगैरह निडल्स यूज करने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से देखने को मिलेगा। डायरेक्ट रूट में नहीं होता, फीकोरल रूट से जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो फीकोरल रूट से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जो भी आपके ड्रॉपलेट जैसे टीबी वगैरह हुई एयरबोर्न इन्फेक्शंस होते हैं और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होंगे, जबकि आपका जो हेपेटाइटिस बी होता है पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि जीबी गुलियन बारे सिंड्रोम या जीबी सिंड्रोम इज ए डिजीज ऑफ, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो डिजीज होती है वो आती है सीएनएस में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है सीएनएस में, जबकि पेरिफेरल जो नर्व आती है पेरिफेरल नर्व होगी स्पाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल क्रेनियल नर्व एंड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आता है आपका सीएनएस में, जबकि पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो डिजीज होती है गुलियन बार सिंड्रोम होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज होगी। तो उसमें आंसर सी है वो करेक्ट है, पेरिफेरल नर्व की ये डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फीवर हेडेक एंड स्टीप नेक आर द क्लासिकल सिम्टम सीन इन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मेनिंजाइटिस में फीवर हेडेक एंड स्टीप नेक देखने को मिलती है। मेनिंजाइटिस में दो मेनली साइन देखने को मिलता है, फर्स्ट वन होता है ब्रुडजिन्स्की साइन एंड कर्निंग साइन, इसमें मेनली देखने को मिलता है। पार्किंसन डिजीज होगी तो पार्किंसन डिजीज डोपामाइन की कमी की वजह से क्या हो जाती है, पार्किंसन डिजीज होती है। मेनिंगोसील एंड मेनिंगोमाइलोसील ये क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा वाली कंडीशंस होती है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाली कंडीशंस है जिसमें फोलिक एसिड की कमी की वजह से देखने को मिलती है। हाइड्रोसिप्लस क्या होता है जिसमें एक्यूमुलेशन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने लग जाता है सीएसएफ का, और सीएसएफ का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने की वजह से बच्चे का जो सिर होता है यानी हाइड्रो यानी बड़ा हो जाता है, और सफलस का मतलब होता है सिर, जिसका सिर बड़ा होने लग जाता है उसे हाइड्रोसिप्लस के नाम से जाना जाता है। तो उसमें बड़ा सिर देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिप्लस के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें आंसर होगा 16 का वो मेनिंजाइटिस होगा। हाइड्रोसिप्लस में क्या होता है बच्चे का हाइड्रोसिप्लस, हाइड्रो का मतलब होता है बड़ा और सिप्लस का मतलब होता है खोपड़ी, यानी कि बड़ी खोपड़ी देखने को मिलती है। अगर बच्चे के सिर का आकार बड़ा देखने को मिलता है हाइड्रोसिप्लस क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन हो चुका है सीएसएफ का। मेनिंगोसील का मतलब मेनिंगोसील मेनिंगोमाइलोसील और स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा ये सभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि फोलिक एसिड की अगर मदर में प्रेगनेंसी के दौरान मदर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसमें जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है सही तरीके से नहीं बन पाता है, उसमें ओपनिंग रह जाती है, तो उसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। पार्किंसन डिजीज की बात कर ले तो पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, डोपामिन की कमी से पार्किंसन डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का वो होगा मेनिंजाइटिस। जबकि 17 की बात करते हैं, 17 का करेक्ट आंसर होगा कि प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटीज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर बात करें 17 की तो न्यूमोथोरैक्स होगा। न्यूमो का मतलब होता है हवा और थोरैक्स का मतलब प्लूरल, पैराइटल प्लूरा और विसल प्लूरा के बीच में अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है एयर का तो उसे न्यूमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। एम्फाइमा का एम्फाइमा और एम्फाइमा का मतलब होता है एम्फाइमा का मतलब होता है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द पस इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज एम्फाइमा। हीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स का मतलब होगा ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है अगर पैराइटल प्लूरा विसल प्लूरा के बीच ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, हीमोथोरैक्स कहलाता है। हाइड्रोथोरैक्स का मतलब होता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, हाइड्रोथोरैक्स के नाम से जाना जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा डी होगा। 18 का आंसर की देख लेते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसे कि आप छोटी माता के नाम से जानते हैं, उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस। इसमें आंसर होगा डी होगा, वेरिसेला जूस्टर वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। रूबियोला नहीं होगा, वेरियोला वायरस होता है। वेरियोला वायरस होता है वो स्मॉल पॉक्स का होता है, जो कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड हो चुकी है इंडिया से 1978 में, जबकि वर्ल्ड से ये इरेडिकेट हो चुका है 1980 में, ये इरेडिकेट है।
रूबियोला वायरस, रूबियोला को कहते हैं मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स, और मीजल्स का जो वायरस होता है उसे रूबियोला कहते हैं, जबकि जर्मन मीजल्स होगा, मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स में ये देखने को मिलता है, और तो मिक्सो वायरस नहीं होगा। ब्लड इन द स्पूटम इज टर्म्ड एज, ब्लड स्पूटम में अगर ब्लड आता है 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा कि ब्लड इन स्पूटम इज टर्म्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके और तीन ऑप्शन की, तो हेमेचूरिया, हेमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड इन द यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड आता है तो उसे हेमेचूरिया कहेंगे। मेलेना का मतलब होता है कि ओकल्ट ब्लड इन द स्टूल, स्टूल में अगर फ्रेश ब्लड आता है हेमेटोचीजिया के नाम से जाना जाएगा। जबकि अगर ब्लड आता है स्टूल में और कौन सा ब्लड आता है, ओकल्ट ब्लड आता है, तो उसे मेलेना के नाम से जानते हैं। हेमेटोमेसिस का मतलब होता है कि अगर वोमिटिंग के साथ में ब्लड आ रहा है हेमेटोमेसिस के नाम से जाना जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हिमोप्टाइसिस, स्पूटम में ब्लड आ रहा है हिमोप्टाइसिस के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 के आंसर की बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ द बर्न इज पेनलेस, कौन से टाइप का बर्न होता है जो कि पेनलेस होता है, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी होगा। 3rd डिग्री का जो बर्न होता है वो पेनलेस होता है। 1st डिग्री में क्या होगा कि आपकी जो एपिडर्मिस होती है उसका ऊपर वाला भाग जलता है, रेडिश या पिंकिश कलर की स्किन, इसमें रेड और पिंकिश कलर की स्किन देखने को मिलती है। पेनलेस नहीं होता है, ये पेनफुल होता है। और क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे सीवियर पेन किसमें होता है, कौन से डिग्री में देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पेन देखने को मिलता है 2nd डिग्री में देखने को मिलता है। इसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलेगा, तो बार बार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लिस्टर कौन सी डिग्री बर्न में देखने को मिलता है, तो 2nd डिग्री बर्न में ब्लिस्टर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा सीवियर पेनफुल होता है। जबकि 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री में नर्व होती है वो बर्न हो जाती है, जब यहाँ पर नर्व जल जाती है सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, तो सेंसेशन खत्म हो जाते हैं तो उसमें पेन लेस होती है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा बर्न है, किस टाइप का बर्न होगा, कौन सी डिग्री का बर्न है जो पेनलेस होता है, तो करेक्ट आंसर इसमें सी है कि 3rd डिग्री का बर्न होता है वो पेनलेस देखने को मिलेगा। 21 की बात कर लेते हैं, तो 21 में जो करेक्ट आंसर होगा 21 का वो कि एग्जाम्पल फॉर एन ऑस्मोटिक डायरेटिक, और ऑस्मोटिक डायरेटिक का जो करेक्ट आंसर है मैनिटोल है, वो करेक्ट आंसर है इसका कि पैरा मैनिटोल होती है, ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, जहां पर आपका इंक्रीज आईजीपी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैनिटोल। मैनिटोल में जाकर क्या करती है, ये जाकर के क्या करेगी, ऑस्मोसिस करवाती है, और ऑस्मोसिस करवा करके यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है, डायूरेसिस का काम करती है, तो इसलिए इसे ऑस्मोटिक डायरेटिक के नाम से जाना जाता है। पैरासीटामोल है, ये आपकी क्या होती है, एंटीपायरेटिक होती है। डेरिफाइलिन होती है, वो अस्थमा में यूज की जाती है, ब्रोंकोडाइलेटर होती है। रिफाम्पिसिन होगी, रिफाम्पिसिन क्या है, एंड फर्स्ट लाइन एटीटी ड्रग होती है। और रिफाम्पिसिन से बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एटीटी ड्रग है जो कि यूरिन के कलर का रेड ऑरेंज कलर कर देती है, तो उसमें रिफाम्पिसिन होती है जो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन कर देगी। तो द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, 22 का आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका कांस्टेंट प्रेजेंट रहती है डिजीज विद इन जियोग्राफिकल एरिया में, आप जब भी जाओगे हमेशा पाई जाएगी, तो एंडेमिक होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा एंडेमिक वो डिजीज होती है जो कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, वहां पर हमेशा देखने को मिलती है। तो जैसे गोइटर वगैरह होता है वो हिमालय के एरिया में या गोरखपुर में मेनली देखने को मिलता है, तो ये क्या है, एंडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब होता है कि एक आउटब्रेक देखने को मिलता है, एपिडेमिक कहलाएगी आउटब्रेक जैसे कि अगर किसी में कोलेरा हैजा जैसी अगर एक साथ कोई आउटब्रेक देखने को मिलता है तो उसे आउटब्रेक देखने को मिलेगा, एपिडेमिक कहलाएगी। पैंडेमिक का मतलब जैसे आपका अभी जो हाल में आपने देखा है, सभी ने उसको महसूस किया है, लॉकडाउन बार बार लगा था, वो आपका कोरोना था जो कि पैंडेमिक है, यानी कि एक दूसरे से दूसरे देश में फैल जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है उसका वन कंट्री टू अनोदर कंट्री, पैंडेमिक कहलाता है, यानी बहुत लंबी पॉपुलेशन को ये कवर कर लेता है, पैंडेमिक कहलाएगा।
क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंडेमिक। 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 23 और 23 की बात करेंगे तो इन्फेक्शन डिजीज विच ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस में जो इन्फेक्टियस डिजीज ट्रांसमिट होती है उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा वर्टिकल ट्रांसमिट होगा। एयरबोर्न डिजीज होती है जो कि आपकी एयर के थ्रू फैलती है। फोमाइट का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई चीज या थिंग्स यूज की है, जैसे किसी ने चम्मच ग्लास बर्तन वगैरह यूज किया है और उससे अगर डिजीज ट्रांसमिट होती है, फोमाइट बोन कहलाती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होगा मदर से फीटस में जाती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। ड्रॉपलेट होगा, जैसे एचआईवी होता है मदर से फीटस में जाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है। और सबसे ज्यादा होता है वो कौन से दौरान होता, प्री पोस्ट एंड, तो इंट्रानेटल पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एचआईवी का ट्रांसमिशन मदर से फीटस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का जो करेक्ट आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी यूज टू लेप्रोसी, के लिए कौन सी यूज करते हैं, तो एमआरडी, मल्टी ड्रग, एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 24 नंबर का, तो एमडीटी होती है वो यूज की जाती है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी को एंटी कैंसर ड्रग के नाम से जाना जाता है। और कैंसर के अगेंस्ट में जो ड्रग होती है, कैंसर की ड्रग, उनको एंड कीमोथेरेपी कहते हैं। फोटोथेरेपी का मतलब होता है, ये भी आप कैंसर वाले पेशेंट को देते हैं जिसमें आप रेडिएशन या फोटोथेरेपी होती है, वो आपकी एक डिजीज यानी कि जो आपका बच्चा होता है न्यूबॉर्न में देखने को मिलती है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसमें फोटोथेरेपी देते हैं। और फोटोथेरेपी जाकर के क्या करती है, बढ़े हुए बिलिरुबिन को, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती है और वो यूरिन के थ्रू, वो यूरिन और स्टूल के माध्यम से वहां से एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है। डॉट्स होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, जो कि आपके टीबी के लिए चलाई गई है। डॉट्स टीबी के लिए होती है, लेप्रोसी के लिए एमडीटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एमडीटी होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कि वर्ल्ड्स एड्स डे इज सेलिब्रेटेड, कब वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि आपका 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाएगा, जो कि आने वाला है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाएगा। 14 दिसंबर 25 दिसंबर इनको नहीं होता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस डे, जबकि 1 दिसंबर को होता है एड्स डे मनाया जाता है 25 को। तो इसी तरीके से आप नए वीडियो का, यानी आने वाले जो भी आपका पेपर बचा हुआ है, यानी कि 75 क्वेश्चन है, उसको आने वाले पार्ट में अपन डील करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और आने वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से चारों क्वेश्चन के आंसर्स को अपन डील करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर दे तो सभी को इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ, नए आगे वाले वीडियो के पोर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।